यात्रा रद्द हो गई है। हरिमोहन कौशिक विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फर अली चौधरी पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कौशिक साहब के पास चलूंगा। कौशिक साहब, हिंदुस्तान का चक्रव्यूह सफल हुआ? सर, हिंदुस्तान की एक लड़ाई जो पिछले काफी टाइम से शुरू हो चुकी है, हाइफनेटेड डिप्लोमेसी वाली, वो बहुत जबरदस्त लेवल पर कामयाब हुई है। और ये पहली बार नहीं है। इंडोनेशिया तो बहुत जल्दी ही इस मामले में सेटल हो गया। G20 मीटिंग में पाकिस्तान के अंदर MBS जो है वो उतरने वाले थे और पाकिस्तान के अंदर बहुत ही प्रमोट किया जा रहा था, शोर मतलब ढोल बजा बजा के कि देखो MBS आएंगे, पहले हमारे पाकिस्तान आएंगे फिर इंडिया जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हाइफनेटेड डिप्लोमेसी 2003 के बाद लिटरली इंडिया ने काउंटर करने की कोशिश करी, दुनिया को बताया कि डोंट ट्रीट इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन सेम लाइन, सेम स्टैंडर्ड्स। इंडिया और पाकिस्तान सेम स्टैंडर्ड्स पर नहीं है, इसलिए हम मतलब एक लेवल पर ना समझे, या यूं कहें कि एक प्लेटफॉर्म पे हमें ना समझे। वी आर डिफरेंट। और ये मैसेज बहुत सक्सेसफुली इंडोनेशिया को दिया गया, जिसको कंफ्यूजन थी कि कहीं पाकिस्तान नाराज ना हो जाए, क्योंकि इसमें मानने वाली बात है कि पाकिस्तान का एक अलग ही मतलब, इसमें माने या ना माने हमें ये तो समझना ही होगा कि पाकिस्तान बहुत ही सक्सेसफुली इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पा रहा है। अब इंडोनेशिया के सामने दो दो प्रॉब्लम थी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर पाकिस्तान नाराज होता है तो इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर पॉसिबली एक नेगेटिव इमेज जाएगी इंडोनेशिया की। वैसे भी इंडोनेशिया बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रखता इस्लामिक वर्ल्ड में, और इससे उसकी पोजीशन और खराब हो जाएगी OIC के अंदर। ऐसे में वो पाकिस्तान को भी खुश करना चाहता था और इंडिया को भी। पाकिस्तानी ये डिप्लोमेसी करके ये दिखाना चाहते थे इंडिया को कि देखो तुम कुछ ज्यादा ऊपर नहीं हो, तुम हमारे जैसे हो। इंडिया ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम इन जैसे नहीं हैं। और रही बात चाइना की, सर, चाइना को ही काउंटर करने के लिए, या यूं कहें चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, पहले फिलीपींस से, फिर अच्छा अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर से भी आए थे, उसके बाद ये इंडोनेशिया से, फिर वियतनाम वाले भी, ये भी वियतनाम से भी हमारे यहाँ विजिट होने वाली हैं, मलेशिया से भी विजिट्स होने वाली हैं। तो अगर हम देखते हैं तो पूरी लिस्ट हमारे पास है कि जितने भी साउथ चाइना सी के अंदर है, ये सारे के सारे चाइना को काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा आपकी रिपोर्ट में कि इंडिया के अगेंस्ट जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पाकिस्तान ने, वो चाइना ने डेवलप करने की कोशिश की थी, सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोशिश की थी। इंडिया ने इफेक्टिवली उसका काउंटर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है, एक तो नेकलेस ऑफ डायमंड्स बनाया, वो एक समथिंग डिफरेंट है, यहां पर स्ट्रिंग ऑफ ब्रह्मोस बनाने की तैयारी कर रहा है। और वो इस लेवल पर है कि चाइना सोच भी नहीं सकता कि उसका एक जहाज भी साउथ चाइना सी से ढंग से निकल जाएगा। अगर वो किसी से भी पंगा लेगा तो ऐसे ऐसे हथियार प्रोवाइड करने की शुरुआत कर दी। बिल्कुल, और वो लगातार चर्चा भी चल रही है। कुल मिलाकर यह है कि जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो भारत भी अपनी कूटनीति के जरिए ये चाइना यानी कि ड्रैगन को बता रहा है कि गलत फहमी में मत रहना, अगर तुम जो कूटनीति चल सकते हो तो हम भी कम नहीं हैं। और वो तमाम देश जो चाइना से परेशान हैं, यहां तक कि वो मछली तक शिकार नहीं कर सकते समुद्र में जाके, साउथ चाइना में जाकर। तो कुल मिलाकर अब उस तरह के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फर अली चौधरी पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चाइना पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है तो भारत के पास विकल्प हैं, और भारत ने उसका एक बेहतर संकेत पाकिस्तान को भी दे दिया है और चाइना को भी दे दिया है। अली साहब, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? मुजफ्फर अली साहब लगता है कि हमारे साथ अभी नहीं है, कुछ तकनीकी खराबी है, वापस आते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब तस्वीरें अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मोस का प्लान और ड्रैगन की क्यों सूख रही है जान, जैसा कि आपको हरिमोहन कौशिक साहब अभी बता रहे थे। कौशिक साहब, एक बात तो है, यहां मानना पड़ेगी, हाल के दिनों में भारत ने जिस कूटनीति का परिचय दिया है, आपने भी कहा कि एक छोटा सा देश है इंडोनेशिया, लेकिन उसके संकेत बड़े हैं। और संकेत, ये छोटे छोटे देश जो चाइना से परेशान है, चाइना उन्हें लगातार परेशान
करता रहता है और कोई बड़ी शक्ति या महाशक्ति उनके साथ नहीं खड़ी है। ऐसे में भारत अगर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर संकेत दे रहा है या उनके कंधे पर हाथ रखकर यह कह रहा है कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ मौजूद है, तो यह कितना बड़ा संकेत माना जाए व्यापार की दृष्टि से, सैन्य की दृष्टि से और ताकत की दृष्टि से भी? सर देखिए, इसे सभी दृष्टि से देखा जाए कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ इंडोनेशिया, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, तो हम उसे थोड़ा छोटा सा देश ना कह पाए तो ज्यादा नहीं, छोटा देश वो जनसंख्या की दृष्टि से, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ वो ठीक है जी, माफ कीजिएगा। लेकिन सर असलियत में हमारा इन्फ्लुएंस अगर हम चेक करें ना सर इस टाइम पर, तो हम आर्मेनिया को भी पिनाका मिसाइल से लेकर स्वाति रेडार से लेकर सब चीजें दे रहे हैं टर्की को काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि टर्की पाकिस्तान मलेशिया की एक बार एक एक्सेस बनी थी महातिर मोहम्मद के टाइम पर, जब हमने 370 हटाया था। उस एक्सेस को तोड़ने के नाम पर और आर्मेनिया को हथियार प्रोवाइड करके टर्की का पूरा इन्फ्लुएंस उस एरिया में खत्म करने के नाम पर इंडिया ने जिस तरीके से आर्मेनिया को वेपन्स प्रोवाइड किए, उससे हमारे को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इंडिया अपना दायरा इंडियन ओशियन तक सीमित रखने के लिए तैयार नहीं है। हमें यह समझना होगा, इंडिया अपना इन्फ्लुएंस जो है वो शुरू कर रहा है, क्या कहते हैं, आर्मेनिया से, यानी मेडिटेरेनियन सी से, क्योंकि हैफा पोर्ट मेडिटेरेनियन सी में है, और उसके बाद हमारे पोर्ट्स अब फ्रांस से लेकर स्पेन से लेकर ब्रिटेन तक बनने वाले हैं। तो इसका मतलब ये इंडिया अपना दायरा बढ़ा रहा है। अब इसमें कई पार्ट्स हैं। पहला, ट्रेड। सर अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जैसे चाइना अपने पोर्ट्स एस्टेब्लिश कर रहा है, वैसे इंडिया के भी अगर पोर्ट्स एस्टेब्लिश होते हैं तो इंडिया उन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कुछ ना कुछ स्पेस ओन करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक प्लेयर की फॉर्म में इंडिया मौजूद होता है। इसका मतलब इंडिया का एक इन्फ्लुएंस उस एरिया में है। अब अगर हम मेडिटेरेनियन सी में है तो वहां से शुरू होते हैं, यानी जिब्राल्टर स्ट्रेट से कहां पर पहुंच रहे हैं, मलक्का स्ट्रेट होते हुए साउथ चाइना सी में। सर चाइना को जिस तरीके से काउंटर करना है उसमें इंडोनेशिया और फिलीपींस शुरुआत है, मेरा ऐसा मानना है। और वो जो शुरुआत है उसके बाद अगर वियतनाम, कंबोडिया लाओस बेशक बाद में जुड़े, वियतनाम और मलेशिया अगर इसमें जुड़ते हैं, ब्रुनई बहुत मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े होने की तैयारी कर रहा है। और सर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, ताइवान ने अभी थोड़े दिन पहले जो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, उसमें भी चाइना ने तिल मिलाते हुए इंडिया की तरफ इशारा किया था कि जो ताइवान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, इसमें इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं, मिसाइल इंजीनियर्स हैं या एरोडायनामिक इंजीनियर्स हैं, वो मिले हैं। अब आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि इंडिया का ये इन्फ्लुएंस ही है। और उसके बाद ट्रेड, सर ताइवान के साथ हमारा जो सुपर कंडक्टर और उसके बाद क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर चिप का जो निर्माण है या डेवलप करने की बात है, वो ताइवान के साथ हो रही है। इसी तरीके से फिलीपींस और इंडोनेशिया हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं। सबसे ज्यादा पाम ऑयल पहले मलेशिया से लेते थे, आज के दिन इंडोनेशिया से ले रहे हैं। मलेशिया भी बहुत तगड़े लेवल पर बहुत जिसे कहते हैं हमारा ट्रेड पार्टनर है। और सबसे बड़ी बात सर, इंडियन जो कल्चर है, वो इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस इंडोनेशिया से शुरू होता है और पाकिस्तान में भी वो इंडियन कल्चर आज तक मौजूद है। तो असलियत में कल्चरल एक तरीके का इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करने का भी एक पार्ट है, ताकि हम डिस्कस करें कि भाई असलियत में हो क्या रहा है। क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए, इस टाइम कुंभ है और कोई बड़ी बात नहीं है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो अगर एक बार को कुंभ का विजिट कर लें, उसका मेंशन भी कर लेंगे, जो कि भगवान राम और हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो आने वाले समय में एक बहुत ही नया इंडियन इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। ये बड़ा संकेत आपने दिया है, क्योंकि इंडोनेशिया की बहुत सारी जो संस्कृति है वो भारत से मिलती जुलती है, देवी देवताओं की भी संस्कृति वहां पर मौजूद है, और इसलिए 26 जनवरी को उन्हें बुलाया भी जा रहा है। बेसिकली ये संकेत है, ये बताने के लिए कि हम अलग अलग नहीं हैं, हमारी बहुत सारी संस्कृतियां एक जैसी हैं, और उन संस्कृतियों को पहचानो, एक मंच पर आओ और विश्व को संकेत दो, जिसका जिक्र बार बार किया जाता है कि भारत विश्व गुरु बनने की जगह भारत को, अब जो बड़ा भारत, पुराने समय का भारत है, भले ही अब उनकी सीमाएं और सरकारें अलग नहीं हो सकती, लेकिन एक मंच पर खड़े तो हो ही सकते हैं।